सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में बच्चों, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों के बारे में बताया था। इसके पहले मैंने आपको दो पद्धतियों के बारे में बताया, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति और दूसरी थी ऐतिहासिक पद्धति। तो आज हम उसके आगे तीसरी पद्धति के बारे में देखेंगे, जो तीसरी पद्धति का नाम है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति के अंदर होता क्या है, जो ये ऊपर मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता होता है विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, नीतियों, कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है और इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में अरस्तू ने किया था। किसने किया था? अरस्तू ने क्या किया था? इन्होंने 158 देशों के यानी कि 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह पता लगाया कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन है, सबसे अच्छा संविधान कौन है। दरअसल बात यह थी कि इन्होंने अरस्तू महोदय ने 158 देशों के जो संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, उसका मुख्य कारण था क्रांति। कि क्रांति किन कारणों से होती है, किसी देश में स्थायी शासन व्यवस्था क्यों नहीं पाती है, उसके संविधान में कहाँ गलतियाँ होती है जिसके कारण उस देश में क्रांति होती है। तो क्रांति का पता लगाने के लिए उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और एक ऐसे संविधान का निर्माण करने की कोशिश की जिसके द्वारा क्रांति को कम किया जा सके, किसी देश में एक स्थायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सके। इसी का आधार पर जैसे मॉन्टेस्क्यू ने संघ पृथक्करण का सिद्धांत दिया और कुछ विचारक हैं जैसे हेनरी बेनेफाइनर है, टार्गुले है, ग्राइस, इन लोगों ने इस तुलनात्मक पद्धति का समर्थन किया है, यानी कि इससे पक्षधर है। दूसरी है, ये देखिए आगे की प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या होता है, इसमें एक महोदय है काम्टे लिखते हैं कि राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। तो काम्टे कहता है कि राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। वास्तव में संपूर्ण विश्व राजनीतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है, ऐसा कहता है। राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग ही होता है। आगे ग्रिगराइट है, एक विचारक है ग्रिगराइट, वो कहते हैं कि शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन, नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग ही होता है। वो कहते हैं कि शासन के ढांचे में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, कोई नया कानून बनता है या युद्ध राजनीति में जो युद्ध होता है वो भी राजनीति में एक प्रयोग ही होता है। तो युद्ध के द्वारा प्रत्येक राजनेता अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कभी कभी करता है जिससे जनता की सहमति प्राप्त की जा सके, यानी कि सत्ता को औचित्यपूर्ण बताया जा सके। एक अगली पद्धति है दार्शनिक पद्धति। तो दार्शनिक पद्धति में क्या होता है बेटा कि दार्शनिक पद्धति जो है वो राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन की सबसे प्राचीन पद्धति है। दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति ही है, क्योंकि निगमनात्मक पद्धति के समर्थक प्लेटो है। अरस्तू है वो आगमनात्मक पद्धति के समर्थक है, प्लेटो जो है निगमनात्मक पद्धति के समर्थक है। तो ये दार्शनिक पद्धति है ये प्लेटो से संबंधित है, यानी कि निगमनात्मक पद्धति से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसके में नियमों के प्रकाश में विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता तर्क एवं कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग करता है। यह पद्धति राज्य के स्वरूप, लक्षण, उद्देश्य संबंध की कल्पना करती है
तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है चाहिए शब्द कि किस आदर्श स्थापित करता है, यानी मूल्यों पर ज़्यादा जोर देता है कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, राज द्वारा नियम कैसे स्थापित किए जाए, कौन से नियम बनाए जाए, तो जो मूल्य परक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था के लिए समझता है कि दार्शनिक पद्धति इस आदर्शात्मक स्थिति के प्रकाश में वर्तमान कानूनों का मूल्यांकन किया जाता है। प्लेटो, मूर, रूसो, सिल्विक, ब्रेडरी, मुसार्की, ये जो मैंने लिखा है, इतने सब जो विचारक हैं ये दार्शनिक पद्धति के समर्थक विचारक हैं। और एक और पद्धति है मनोवैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या होता है, इस पद्धति का प्रयोग आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने किया है। इसमें यहाँ महाराज है, बेजॉर्ट है। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मतदान, चुनाव, राजनीतिक दल आदि की गतिविधियों का इसमें अध्ययन करने में यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है। इस पद्धति का प्रयोग करने में जो कठिनाई आती है, इसमें कठिनाई है इसमें मानव के मनोभावों को समझकर इसका स्वीकारना बड़ा ही कठिन होता है। तो आज